जो तड़ीपार था अमित शाह, वो खुद कहता है कि मैं बोलूंगा वो आतंकवादी। जी तो क्या हो गया है भारत देश को, समझ में नहीं आता। आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है मुल्क की बहुत बड़ी शख्सियत, जनाब आदरणीय फॉर्मर जस्टिस जनाब बीजे कुलचे पाटिल साहब। बीजे कुलचे पाटिल साहब, आपका आमना सामना मीडिया में स्वागत है। जी थैंक यू सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि जिस तरह से सरकार ने एनआरसी, सीए और एनपीआर लाने की कोशिश की और आपने पूरे महाराष्ट्र भर में, देश में इसका नेतृत्व किया, हम ये समझते हैं, और आपके साथ बहुत सारे संगठन थे। उसके बाद में महामारी आ गई, कोरोना वायरस आ गया। वो सारे जितने प्रोटेस्ट थे, सरकार की इस अपील पर, पुलिस की अपील पर, वो सारे प्रोटेस्ट को बंद कर दिया गया। चाहे शाहीन बाग हो, मुंबई बाग हो, आपका गवर्नमेंट हो अगेंस्ट फॉर सीए एनआरसी। इसके बाद में सर हम ये देखते हैं कि पिछले महीने और अभी भी जिन लोगों ने सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, एहतजाज किया था, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, चाहे जामिया मिलिया के हो, चाहे और दूसरी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हो, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जेल की सलाखों में पीछे जा रहा है। इसकी मिसाल हमारे सामने है सफूरत जरगर, जो कि आज भी जेल में है, जो कि कश्मीर की स्टूडेंट है। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार की कितनी जुल्म ज्यादती है, नाइंसाफी? ऐसा पहली तो गोष्ट बात ऐसी है जी कि ये हमारी सरकार, ये हमारी दुश्मन साबित हुई है। जी हर क्षेत्र में ये सरकार निकम्मी सरकार, ऐसा एक संदेश गया है भारत देश में। जी जब सिर्फ 100 मरीज थे और 6 मरे थे, तब इन्होंने लॉकडाउन शुरू किया। जी और जब अभी लाखों लोग बाधित है और हजारों लोग मर रहे हैं, तो इन्होंने लॉकडाउन खोला। जी वैसा ही इन्होंने लॉकडाउन के समय नोटिस देते, 8 दिन की, 10 दिन की, सबको गांव जाने का मौका देते, जी तो सब लोग अपने अपने गांव जाते, जी तो ये बाधित लोग की संख्या बहुत कम होती। जी जो लोग यहाँ सड़ के मरे, 2-2 महीने रहे, वो उनको पैदल जाना पड़ा। जी वो 7 शहरों की बीमारी लेके देहातों में गए। जी यदि इनको सही मायने में देश का हित देखना था, जी तो नवंबर में कोविड-19, ये कोविड-19 है, कोरोना, इसका नाम है कोविड-19। ये नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में चाइना में युहान सिटी में आया था। चाइना और हमारे जो रिश्ते हैं, वो जैसे हम बड़े मॉल में जाते हैं यहाँ कुछ खरीदी करने, वैसे सब हमारे हिंदू मुस्लिम सब व्यापारी चाइना में जाते हैं हर दिन। बड़ा व्यापार है, बड़ी यातायात है। तो इन्होंने, यदि सरकार को कुछ हमारी परवाह थी या सरकार चलाने वाले को कुछ अक्ल थी, तो वो तभी से कोरोना रोकने की कोशिश कर, कुछ किया नहीं। अभी अभी मैंने सुना, वो जावड़ेकर कहता है कि जनवरी से, सुनिए, जनवरी से, जावड़ेकर उनका कैबिनेट मिनिस्टर है, हमारा मित्र था कभी कभार, वो बोलता है कि मोदी हर कैबिनेट मीटिंग में बोलते थे कि ये महामारी जो आ रही है, ये बहुत खतरनाक है। यानी जनवरी से कैबिनेट मीटिंग में जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ये महामारी खतरनाक है, तो 24 मार्च तक उनके जो सब राजनीतिक छलकपटी दावपेच थे, वो सब पूरे किए। मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट, ट्रम्प का आना जाना, बाकी सब यात्राएं चल रही थी। मरकज का जो कैपिटल इन्होंने बनाया था, मरकज भी इन्होंने बनाया, क्योंकि इन्होंने लोगों को आने दिया। एयरपोर्ट, यदि सब हमारे 20-25 एयरपोर्ट है वो सील करते, तो भी हमारे देश में कोरोना आता ही नहीं। ऐसा किया है, कोरिया ने किया है,
साउथ कोरिया ने किया है और ताइवान ने किया है, क्यूबा ने किया है, कई कई कंट्रीज ने किया है, उनके यहाँ कोरोना पहुंचा ही नहीं। केरला ने किया, हमारे केरला ने किया। ये एक बात हो गई। तो आज भी, और लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि लॉकडाउन का मतलब होता है जब बच्चा रोता है कुछ खाने के लिए, माँ को मांगता है, तो माँ बोलती है ये खिलौने के साथ खेल, मैं तेरे को खाने को गरम गरम करके देती हूँ। वैसे लॉकडाउन का मतलब था कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, पीपी किट्स नहीं है, टेस्टिंग किट्स नहीं है, तो आप थोड़े दिन घर में बैठो, तो मैं आपको ये सब प्रोवाइड करके फिर आप बाहर आओ। उन्होंने कुछ किया नहीं, तालियां बजाई, थालियां बजाई। और लॉकडाउन के समय क्या कहता है, तो इतना कोई प्राइम मिनिस्टर, या तो अभी क्या बोलेंगे हम इसको, मैं बहुत बोल रहा हूं, लेकिन आज हम प्राइम मिनिस्टर के साथ है। चाइना ने हम पर हमला किया है, हम सरकार या देश के साथ है, इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। लेकिन महाभारत का उदाहरण देख के बोलता है कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती थी, इसलिए हम कोरोना की लड़ाई 21 दिन में जीतेंगे। ये किसी को मूर्ख बनाता है। महाभारत हुआ क्या, लड़ाई हुई क्या, और ठीक है वो आपको बहुत उसके प्रति है, तो ऐसी लड़ाई है क्या कोरोना की 21 दिन में जीतेंगे? किया क्या 21 दिन में? थालियां बजाई, टालियां बजाई। जो मिलिट्री अभी चाइना के बॉर्डर पर लड़ना है उसको बचाव करने को बोला। जो भी इसके मन में आता है करता है, और ये 6 साल में कई बार किया है। पठानकोट हुआ, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, गोधरा से हम अभ्यास करेंगे तो हमको मालूम होगा कि या तो ये करवाए जाते हैं या इनके ये कारनामे होते हैं। जी सर। ये सब आज देश की बर्बादी करी। मैं मुस्लिम मेरे माता भगिनियों का बहुत आभारी हूँ, बहुत उनका मैं अभिनंदन करता था जब मैं देश भर घूमता था कि पहली बार मुस्लिम महिलाएं रास्ते पर आई। ये क्रांति का पहली स्टेप थी। देश में क्रांति होने के लिए हम जो कई सालों से लड़ रहे हैं, हम क्या चाहते, सभी को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, एजुकेशन फ्री चाहते। तो ये मुझे लगा कि ये सीएए, एनआरसी, एनपीआर के बहाने हमारे सब बहनें रास्ते पर आई है। और एक बार महिला का आंदोलन जब खड़ा होता है, किसी का बाप उसको रोक नहीं सकता, और वो महिला ने करके दिखाया। महिलाओं ने करके दिखाया। आज से 19 महिलाओं को सर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया सर। जैसे सुनिए अभी जो उस समय वो कर नहीं सकते थे, किसी को जो भी उठाया तो लोग रास्ते पर थे तो और आंदोलन बढ़ता, तो कुछ नहीं किया। यदि इनको सही मायने में कोरोना से देश को बचाना है तो वो दिल्ली में दंगा नहीं करवाते। बिल्कुल, दिल्ली में दंगा करवाया, देखो ना, दंगा करवाया, मुसलमानों के घर जलाए, मुसलमानों के को सब तबाह कर दिया, और कहते हैं कि वो मुसलमान भी वही उसके एक्यूज है। इनकी खासियत है कि 18 बॉम्ब स्फोट जो किए थे वो मुस्लिम बस्ती पर डाले थे बॉम्ब, और मुस्लिम को ही अपराधी बनाया था। तो मैं उसी समय से बोल रहा हूं कि इनको शर्म भी नहीं आती, झूठ बनाने में, झूठ करने में, झूठ बोलने में भी कुछ मर्यादा होती है, हद होती है। मुस्लिम भी बॉम्ब बनाएंगे और मुस्लिम बस्ती पर जाकर डालेंगे, मस्जिद पर डालेंगे। वैसा ही दिल्ली राइट का हुआ। अभी वो गोधरा और गुजरात के पास जाता नहीं क्योंकि बहुत समय जाएगा, लेकिन इनका जो इतिहास है वो इतना छलकपटी है, वो इतना पाखंडी है, और वो इतना झूठ है कि ये मेरे ख्याल से जब से पैदा हुए मोदी और शाह, उन्होंने कभी एक लफ्ज सच बोला ऐसा कभी इतिहास में नहीं दिखेगा। तो अभी क्या हो गया ये कि जब हम लोग सब कोरोना से जूझ रहे तो वो दिल्ली के राइट के लिए मुसलमानों को अरेस्ट कर रहे हैं। जो
शांततापूर्ण अहिंसात्मक मार्ग से महात्मा गांधी ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाए रास्ते पर चल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, संविधान के तहत आंदोलन कर रहे थे। उनको दंगा करने की, मुस्लिमों के घर जलाने की और उनको ऊपर ये आरोप लगाने की जो इनकी चाल है, इसको क्या कहेंगे आप? ये तो बेशर्मी है। ये दोनों झूठ के पुलिंदे हैं, मोदी शाह। जब ट्रंप आया था उसी दिन ये हुआ। उमर खालिद को मैं अच्छी तरह जानता हूं। जिस भाषण का उन्होंने जिक्र किया है, वो भाषण मैं स्टेज पर था। और उसने कहा कि हम सब, मैं भी कहता हूं कि हम सबको इस सरकार के खिलाफ, वैसे बाकी सरकार की आज बोलने की जरूरत है क्योंकि सत्ता में ये सरकार है जी। तो ये सरकार के खिलाफ हम सबने रास्ते पर आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? हम क्या पत्थर लेके आना कहते हैं, क्या लाठी काठी लेके आते हैं? हम कहते हैं कि अहिंसात्मक मार्ग से महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिखाए रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। और इसीलिए हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप बहुत गलतियां कर रहे हैं। ये सीएए, एनआरसी, एनपीआर हम नहीं चलने देंगे। हम ना आपको पेपर दिखाएंगे, हम नहीं आपके साथ झगड़ेंगे, हमें सिर्फ आपको सहकार्य नहीं करना है। ये तो बहुत जायज आंदोलन था, लेकिन चुन चुनकर देश भर में जो हम लोग सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ काम कर रहे थे, उनको उन्होंने चुना है। अच्छा, जैसे हमारे एल्गार परिषद में भी, जिनका हमारे एल्गार परिषद से कोई ताल्लुक नहीं, देखो ना वहां भी देखो कि वो भीमा कोरेगांव में बोले दलितों ने दलितों पर हल्ला किया। इनके बाप ने ऐसा कभी किया था? दलितों पर हल्ला करेंगे? बड़े अफसोस की बात है। यही उनकी नीति है। आज जो सब अरेस्ट हो रहे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। हमारी एक बहन, गर्भवती बहन है और बेचारी इतनी युवा है कि उसको अपने जेल में, आप लोग जेल में रखते हैं। और कोर्ट में देखो ना, एक बार कोर्ट ने बेल दिया तो इनको मालूम हुआ कि ये दूसरे किसी भी ऑफेंस में बेल मिलता है, इसलिए एसएपीए के अंदर उसको लिया। तो तभी कोर्ट ने उनको बोलना चाहिए कि तुमने पहले क्यों नहीं लिया, और मैं उसको बेल देता हूं। हमारे जमाने में, मैं तो क्रिमिनल लॉयर था, जिंदगी भर मैंने क्रिमिनल केसेस चलाई है। 2014 के बाद जो भी एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसको इन्होंने दरकिनार किया है। और क्या करते हैं? जो तड़ीपार था अमित शाह, वो खुद कहता है कि मैं बोलूंगा वो आतंकवादी। तो क्या हो गया है भारत देश को, समझ में नहीं आता। तू बोलेगा वैसी डेफिनेशन बनाई यार, जो खुद आतंकवादी, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं। जो सर खुद आतंकवादी अमित शाह, वो दूसरों को आतंकवाद बना रहा है। और सर हम ये देखते हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं सिर्फ मैं बोलते जा रहा हूँ। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है आपकी अच्छी। तो मैं जो बोल रहा था कि वो तय करता है कि आतंकवादी, जो खुद आतंकवादी था, जिन्होंने अभी गुजरात फाइल आपने पढ़ी होगी, जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस सावंत और जस्टिस सुरेश, इनका रिपोर्ट है 2002 के दंगों का। और उन्होंने कहा है कि मोदी, शाह एंड उनके सब साथीदार, इनके खिलाफ मास मर्डर का गुना दाखिल होना चाहिए और ट्रायल चलनी चाहिए, मास मर्डर। और उन्होंने दूसरा रिकमेंडेशन किया था कि किसी हालत पे मोदी, शाह को और उनके साथीदारों को किसी भी संवैधानिक पद पर उनकी जिंदगी में नहीं बिठाना चाहिए। और वो कृष्णा अय्यर, सावंत कितने ऊंची स्तर के जजेस थे, वो सब दुनिया जानती है, जुडिशरी जानती है। उन्होंने एक रिकमेंड किया था। तो आज मोदी के खिलाफ तो कोर्ट में कुछ गए नहीं, कोर्ट में जाने नहीं देते। एक बात देखो आप, एक जो चित्पावन ब्राह्मण नाम की एक बहुत जहरीली जमात है, ये आरएसएस उनकी संगठन है। अच्छा। और वो संगठन के लोग आज सभी पदों पर बैठे हैं। यानी मैं हमेशा कहता था कि आईबी का प्रमुख एक भाई होता है तो दूसरा भाई आरएसएस का प्रमुख होता है। जी।
यानी सभी संवैधानिक पदों पर आज जो है असंवैधानिक लोग बैठे हुए हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी यार, सवाल जब आप पूछते तो आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं कंप्लीट करता हूँ। आप सवाल के लिए जरा थोड़ा आवाज को कुछ दुरुस्ती करो। एक मिनट। तो मैं कहता था कि आज के माहौल में जो खुद गुनहगार थे, जो खुद खूनी थे, वो हमको गुनहगार कानून के बिना ठहराए जा रहे। कानून के तहत बोलते तो हम मानते। हमारे जमाने में बेल वॉज अ रूल, जेल वॉज एन एक्सेप्शन। बेल देना ये कोर्ट का कर्तव्य होता है। जेल में बहुत कम बार भेजते हैं लोग, और ये एसएपीए का जो वेपन है उनके हाथ में, वो तो कोर्टों ने आज तक समझना चाहिए कि आप लोग वहां हमारे माता पिता ईश्वर के समान जज कुर्सी में बैठते हैं, जजेस, तो उनको समझना चाहिए कि एसएपीए क्या है और मोदी शाह का 2002 से इतिहास क्या है। यदि ये समझते नहीं तो उनके जो वैचारिक विरोधक है सबको उन्होंने अंदर लिया है। ना उनके ऊपर कोई, नहीं उन्होंने कुछ गुनाह किया है। एसएपीए का पावर ऐसा है कि कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, तो भी कोर्ट कैन यूज इट्स ज्यूरिडिक्शन एंड रिलीज देम ऑन बेल। कोर्ट कुछ कर ही नहीं रहा है। तो मेरा दावा है कि ये चिदपावन अभी की पोजीशन पर बैठे हैं। वो आज प्रजातंत्र के सभी की पोजीशन जो है, मीडिया उनका है, ब्यूरोक्रेसी उनकी है, न्याय संस्था उनकी है। बहुत बहुत दुख से कहना पड़ता है कि न्याय संस्था भी कुछ हिल ही नहीं रही आजकल। इतने हमारे करोड़ों लोग पैदल चल रहे थे, भूखे मर रहे थे। मेरी कई भगिनी, गर्भवती भगिनी, उन्होंने वहां प्रसूत भी हुई रास्ते में जाते समय। वैसा ही बच्चा लेके वो 150 किलोमीटर चली। आज रोना आता है यार ये सब देख। सही बात। तो भी कोर्ट बोलते हैं कि हम क्या करेंगे। ये इत्तेफाक से कुछ हाईकोर्ट जजेस मेरे जैसे रोने लगे। उन्होंने कुछ ऑर्डर पास की, उसके बाद जब ये लोग सब घर बैठे तब सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर हुई कि उनको रेल से छोड़ो, आके बैठे। जब रेल शुरू हुई। सर क्या करेंगे, तुम्हारे आवाज की बहुत तकलीफ हो रही है। यस सर, पता नहीं अभी आ रही है सर आवाज? अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही, बोलो। अभी आ रही सर। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने चाइना की बात की, और अभी चाइना और इंडिया बॉर्डर पे लड़ाई जारी है, और हमारे 20 जो है जवान मारे गए हैं, वही हम देखते हैं कि नेपाल ने भी हमारे 4 लोगों को मार दिया। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता सर, जो बातें सामने आ रही है कि बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं कि ये मोदी और शाह फिर एक दूसरा पुलवामा करने जा रहे हैं? क्योंकि देखो जी सर, अरे इतनी गवार जैसी बातें करते थे। अभी मैं इतनी गवार जैसी बातें करते थे, ये लाल आंख दिखाने की बात करते थे, ये पाकिस्तान को उसके भाषा में जवाब देने की बात करते थे। मोदी शाह आने के बाद पाकिस्तान से हमारे भारत में आने वाले, मैं तो कहता हूं कि उसमें झूठ सही ये बात बाद में देखेंगे, लेकिन 200 गुना अतिक्रमण बढ़ा है पाकिस्तान से भी। ये क्या बोलते हैं जो आज उनको मीडिया सवाल नहीं करता, न्याय संस्था सवाल नहीं करती, विपक्षी नेता भी अपने अपने जगह पर है, क्योंकि वो कभी सत्ता में थे तो उनके फायदे हैं। और जब हमारे जैसे बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार आप क्यों मर रहे, आपको तो वो जेल में डालेंगे। मैंने कहा मैं जेल में जाने को तैयार हूं, मरने को तैयार हूं। ये देश की, मेरे गरीबों की इतनी बुरी हालत देखने के बजाय हम मरे तो क्या फर्क पड़ता है, और जेल में गए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप एक समझ लीजिए कि मैं यही कहता हूं कि अभी चाइना झूले पे लेके बैठता है प्रीमियर को उसके। चाइना के हमारे आज संबंध इतने गहरे हैं कि ये जो लड़ाई है, मुझे लगता है कि ये किसने उनको भेजा, पत्थरबाजी करने के लिए भेजने की जरूरत क्या थी। और आज तक कितने लोग मरे, हमारे जवान कितने काम आए, उसकी भी कोई भाषा नहीं कर रहा है, नंबर भी नहीं दे रहा है। 3 से शुरू हुआ। सर बताते हैं वो जो 20 जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसमें से 20 में से 15 बिहार के हैं, और बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है। उनकी लाशों पे, बिहार के 15 बिहारियों की लाशों पे, जवानों की लाशों पे वहां पर अपने वोट मांगेंगे बिहारियों से।
और एक और पुलवामा कर यदि आप कहते वो सच है, सुनिए, यदि आप कहते वो सच है जी, तो पुलवामा भी वैसा है। पुलवामा में इनको एक आतंकवादी, एक आदमी यानी एक पर अपराध रखा था उन्होंने, वो मिला था, लेकिन उसके खिलाफ 180 दिन हो गए, चार्जशीट ने दाखिल किया, 6 महीने चार्जशीट ने दाखिल किया, तो वो बेल पे छूट गए। यानी पुलवामा इनके हाथ में, यदि पुलवामा का भी सच देश के सामने रखना चाहते थे तो वो रख सकते थे। उरी में भी, उरी में वो आतंकवादी पुलिस स्टेशन में जाके ठहरे थे। पुलिस स्टेशन में गए आतंकवादियों को अरेस्ट करने में क्या दिक्कत थी? उनको मारने की जरूरत नहीं थी। ये मारते इसलिए कि कोई इंक्वायरी न हो आगे, चलो मर जाओ, तुम मर जाओ। सही है। अभी हमारे सैनिक जो मरे हैं, और आप जो कहते हैं वो सही है, मुझे नहीं लगता सब बिहार के हैं, लेकिन बिहार के 4 भी होंगे ना, तो उनकी आज बिहार में बहुत बड़ी प्रेत यात्रा निकालेंगे, वो बहुत बड़ी निकालेंगे, बहुत उसकी जाहिरात करेंगे कि उनको देखो बिहार के जवान शहीद हो गए, बिहार के जवान शहीद हो गए। और अभी जाके मोदी वो मारेगा कि वो शहादत आप मुफ्त में जाने देंगे क्या? शहादत के जो जवान मरे हैं, वो शहीद हो गए हैं, तो उनके लिए वोटिंग करो। किसको करो? जिसने मारे वह मोदी को करो। लोग भी मूर्ख है, और ये मीडिया उनका है। तो जब मोदी के गलती से वो लोग मरे हैं, पुलवामा में भी मोदी के गलती से लोग मरे थे, तो भी पुलवामा के नाम पर मोदी वोट मांग रहा था, लोगों ने दिए। एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारी है ईवीएम की है। ये ईवीएम है, ये ईवीएम के माध्यम से चुनाव आयोग मोदी शाह को जिताता है। और कितने भी कंप्लेन करी तो वो सुनता नहीं है चुनाव आयोग। और सुप्रीम कोर्ट का देखो, जब रंजन गोगोई पुनी जज था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके सामने हमारे पिटीशन थे ये ईवीएम के खिलाफ, और उस समय उन्होंने कहा था कि ईवीएम इज नॉट डिपेंडेबल, ईवीएम इज डिपेंडेबल नहीं है। जब वो चीफ जस्टिस बना, ईवीएम के बारे में कुछ नहीं। अफसोस, वो पेपर है ना, क्या बोलते हैं उसको, वीवीपीएटी पेपर काउंट करने की बात करी थी हमने, हम सब पार्टियों के लोगों ने पिटीशन किया था। तो पिटीशन एटलीस्ट 50% पेपर काउंट करो बोला, 5% पे क्या आगे कोर्ट गए नहीं। तो बात ऐसी है कि ये 2014 के बाद जो प्रजातंत्र जिनके ऊपर निर्भर है, वो सभी संस्थाएं बर्बाद हो गई है, कब्जे में है। वैसा ही, इतना ही नहीं, तो क्या हो गया कि शाह की केस पहले उत्पाद करके जज के सामने थी बंबई में। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर थी कि जिस जज के सामने जाएंगे उसी के सामने ये खत्म होनी चाहिए। वो उत्पाद कुछ बोला कि भाई ये बंबई में आते हैं शाह, लेकिन कोर्ट में नहीं आते, उसका तबादला हो गया, पुणे में भेज दिया। दूसरा जज लोहिया था, लोहिया को इन्होंने 100 करोड़ वगैरह जो पे है, जो स्टोरी सही है तो ऑफर किए, लोहिया ने माना नहीं। लोहिया के 2-3 मित्र मेरे पास आए थे, लोहिया जिंदा थे तब, और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा लोहिया को तकलीफ हो रही है। तो मैंने प्रशांत भूषण को फोन करके सुप्रीम कोर्ट में जाने, उनको मदद करो ऐसा फोन किया था। तो प्रशांत बोलता है फोन आया था, लेकिन बाकी ज्यादा मालूम नहीं वगैरह हो। ठीक है, लेकिन वो उनको मारा गया। उसके बाद जो मेरे पास आए थे उसमें 3 थे, तो 2 मर गए, तीसरा भी मारने की कोशिश करी, लेकिन वो जिंदा है, एडवोकेट ऊके। अच्छा, तो लोहिया को मार के मैसेज क्या दिया जुडिशरी को? 100 करोड़ लो, गवर्नरशिप लो, नहीं तो मरो। ये चीफ जस्टिस बना गोगोई, उसके पीछे मीटू लगाया, झूठ सच बात छोड़ो, लेकिन मीटू लगाया था ना, अभी उसको राज्यसभा दिया। और जो गवर्नर, जो जज ने, सदाशिवन था, उसने अमित शाह को बेल दिया था, उसको गवर्नर बनाया। तो मैसेज क्या जाता है, हमारे सुनेंगे तो 100 करोड़ लो, पद लो, नहीं तो मरने की तैयारी रखो। जुडिशरी का भी इंडिपेंडेंस, इनके इशारों पे चलने वालों को इनाम बांटा जा रहा है। बिल्कुल, और दिखाते
कि जो जज ने पूछा कि कपिल मिश्रा और इनको क्यों नहीं प्रोसिक्यूट कर रहे, अभी भी जज बोल रहा है कि तुम जो रिपोर्ट दे रहे हो मुझे सिर्फ एक साइड का है। दंगा जब होता है तो एक साइड नहीं करती, दंगा दोनों जगह दोनों से तरफ से होता है। तो आप एक ही बाजू साइड की सिर्फ मुझे पेपर दिखा रहे हो, दूसरे साइड का क्या हुआ? ये बिल्कुल एक चौधरी ने ऐसा बोला तो उसको रात को तबादला हुआ, उसको रात को बोला और रात को इसका तबादला कर दिया हाईकोर्ट के। तो सर ये देश में प्रजातंत्र है का? आपने सर ये पूरे देश के हालात रखे, पूरा देश देख रहा है और समझ भी रहा है, तो फिर ये सर ये परिवर्तन कैसे आएगा? हमारे देश का क्या होगा, हम कैसे देश को बचाएंगे? तो इसमें लोगों की परिवर्तन तो बहुत आसान है, और अपोजिशन भी सर कमजोर, हमारे जैसे लोग है ना सर, अपोजिशन भी कमजोर, हमारे जैसे लोग है ना जी जी, हमारे जैसे लोग है ना, वो चुप की साथ के घर में बैठे हैं, वो सबसे ज्यादा बदमाशी है। जब हम देख रहे हैं कि हमारे सब गरीब, हमारे माता भगिनी मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, कई जेल में है, कई रास्ते पर है, अभी तो भूखे हैं। अभी देखो 2-4 महीने में भारत में रोटी के लिए दंगे होने वाले, खाने के लिए, क्योंकि खाने को ही नहीं है, सब लोग रोटी के लिए मोहतात हो गए। ये सब जब होगा तो हमारे जैसे लोग जो घर में बैठे हैं, उन्होंने न पुलिस को डरना है, न जेल को डरना है, न मरने को डरना है। यदि ऐसी शपथ लेके हम लोग बाहर पड़ेंगे, मैं हमेशा बोल रहा हूं, अभी हमारे जो युवा दोस्त है, जिग्नेश है, उमर खलीद है, राहुल गांधी है, अखिलेश है, तेजस्वी यादव है, मैं सबको अपील कर रहा हूं कि देखो सब मिलके भारत यात्रा करो और भारत की ये सरकार है इसको नंगा करो। यदि ये नहीं करेंगे तो लोगों को मालूम ही नहीं, मीडिया कुछ लिखता नहीं, कोर्ट कुछ बोलता नहीं, विपक्षी पार्टियां बोलती नहीं, तो इनको नंगा कौन करेगा? और जो देश की असली हालत है, हम क्या मोदी शाह के दुश्मन है क्या मुझे जाऊं पीएम के कुर्सी पर बैठना है? हम हमारे गरीबों के साथ है, उनके लिए हमारा दिल, क्या बोलते हैं उसको, दिल को दुख होता है कि इनको बहुत सताया जा रहा है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। ये काम करने का मकसद किसी के पद का या किसी पैसे का या किसी का लोभ है, इसलिए हम कर नहीं रहे। हमने तो कब सभी पद कब कितने ठुकराए, इसका हिसाब देने की मुझे जरूरत नहीं, सबको मालूम है। तो मैं आपके माध्यम से हमारे सब भाई बहनों को बोलता हूँ, सर मेरा अभी डर छोड़ो। जी सर, डर निकालना चाहिए, जो डरे हुए लोग हैं उनको डरना नहीं चाहिए, आगे आना चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल, जैसे कि आपने मीडिया की बात कही कि मीडिया बिका हुआ है या मीडिया सुनता नहीं है, मीडिया दिखाता नहीं है, तो सर मीडिया तो इनकी गोदी में बैठा हुआ है, जिसे हम लैपटॉप कहते हैं, और ये लैपटॉप मीडिया, परसों की बात है, ख्वाजा गरीब नवाज, जिनको पूरा देश मानता है, हिंदू मुसलमान भी सब जाके वहां पर हाजिरी देते हैं, इतने से लोग आते हैं, यहाँ तक के मुल्क के वजीर आजम भी वहां चादर चढ़ाते हैं, लेकिन न्यूज 18 का एंकर ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ जो है बकवास करता है और बहुत सारे लोग जज्बात को ठेस पहुंचाता है सर। लेकिन उस पर बहुत सारी कंप्लेंट हुई, FIR हुई सर, कंप्लेंट भी हो रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो? मीडिया है ना जी, मीडिया तो जज के कुर्सी में बैठा हुआ है, उसने जज के मुताबिक काम करना चाहिए। एंकर भी जज के जगह पर है, लेकिन वो सब बिके हुए हैं। अभी वो कोबरा पोस्ट का अपने स्टिंग ऑपरेशन देखा, जैसा बेचारी हमारी वो राणा आयुब ने गुजरात का स्टिंग ऑपरेशन किया, वैसा ही स्टिंग ऑपरेशन है। वो करोड़ों रुपए लेके हिंदुत्व, यानी हम हिंदू है, हमें हिंदू धर्म के प्रति बहुत आदर है, लेकिन ये जो निकम्मे एक ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 2 लाख लोग होंगे, जैसे चित्पावन ब्राह्मण है, बाकी आर्यभट्ट ब्राह्मण है, जो सारे बहुत छलकपटी है और जब देश को रात दिन सताते हैं। मेरा मुद्दा अलग है, मेरा मुद्दा है कि अभी कोई नेता आएगा और ये करेगा, ये नहीं, जनता को रास्ते पर जाना पड़ेगा, और ये जाने के लिए हमको महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता दिखाया है। जब मैं कहता हूं जनता ने रास्ते पर जाने चाहिए, तो ये IT सेल है बीजेपी का, साले बड़वे ने मेरे ऊपर इतने केसेस करी है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि मेरा सब भाषण जो सुनेंगे, तो मैं हमेशा संविधान की बात करता हूँ, महात्मा गांधी की बात करता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करता हूँ,
अहिंसा की बात करता हूं। तो अहिंसा का आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन, तो हमें आर्टिकल 19 परमिशन देता है। संगठन करना, संघर्ष करना, ये हमारा मूलभूत अधिकार है, संवैधानिक फंडामेंटल राइट है। जी। तो आपके माध्यम से मैं सबको अपील करता हूं, आज किसानों का उन्होंने अमित देवगन पे या ऐसे एंकर पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए, जो भी बाहर है अभी और जिन्होंने दंगल करवाई उनकी तो इंक्वायरी होने रही ना। लेकिन देखो ये सब कोरोना, मोदी क्या बोलते हैं, अरे इतना कैसा बोलते, जो कालिज है ना उनका, ऐसा कलेजा है उनका जो है ना, वो इतना उल्टा है कि बोलते हैं कि मैंने 1 करोड़ कोरोना बाधित की मुफ्त में उपचार इलाज करवाए, 1 करोड़ कोरोना बाधित पर। अब 1 करोड़ तो कोरोना बाधित दुनिया में नहीं हुए आज तक, टीवी पर बोलता है। ये संख्या कहां से लेकर आए वो? तो अब टीवी का एंकर क्या सो रहा था क्या? उसने बोलना चाहिए था ना, तुमको क्या बोल रहे हैं तुम प्राइम मिनिस्टर, एक दुनिया में भी 1 करोड़ बाधित नहीं है, आज भी नहीं है, तो तुम 1 करोड़ बाधितों को उपचार किया। ये अमित शाह बोलता है, टीवी पर बोलता है कि 53,000 करोड़ रुपए, 53,000 करोड़ रुपए हमने 41 करोड़ लोगों के बीच में बांट दिए। 41 करोड़ लोगों के बीच में 53,000 करोड़ हमने बांटे। अरे जो पैदल चल रहे थे वो इनके पैसे लेके क्या घर जाके महल बनाने वाले थे क्या पैदल जाके? तो ये इनको सवाल करना चाहिए ना कि ये क्या बोलते हैं आप लोग। अभी वो गुजरात की वर्चुअल रैली ली, सुनिए, आज मीडिया अभी कुदरती संपत्ति, ये क्या बोलते हैं कि ये आपत्ति का अवसर में बदल होना चाहिए, यानी कोरोना की आपत्ति का अवसर में बदल करना चाहिए। तो अभी वो अवसर में बदल किया, उन्होंने क्या किया, सब तुम्हारी कुदरती संपत्ति बेच रहे हैं, कोयला के खजान सब बेच रहे हैं। जो इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, ये खनिज का भी नेशनलाइजेशन किया था, देश को मालिक बनाया था, ये सब उन्होंने रद्द कर दिया। और अभी अपने अपने बगल बच्चे कैपिटलिस्ट पूंजीवादियों को दे रहे हैं, यानी देश बचने का अवसर मिला इनको। ये आपत्ति, कोरोना की आपत्ति के कारण इनको देश बेचने का अवसर मिला है, पब्लिक सेक्टर बेच रहे हैं, हर दिन पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल का दुनिया के मार्केट में भाव है जो बिस्लरी पानी से भी सस्ता है, बिस्लरी पानी भी महंगी है, इतना पेट्रोल डीजल का भाव, पेट्रोल डीजल सस्ता है दुनिया के बाजार में। और हम हर दिन अभी एक हफ्ते में 6-7 रुपए बढ़ाए, लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इनको कोई सवाल नहीं पूछता, इसलिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाइना में लोग मरते हैं तो ये उसका अपील करेंगे, वो जो बोलता है कि हम ये शहादत। सर हमारे देश के मीडिया में सवाल है क्या? उनका तो सवाल है तबलीगी जमात, मुसलमान और कोरोना वायरस और इस तरह के सवाल है। अगर आज मूल निवासी या मुसलमान की बात करते हैं तो उसके लिए फिर आरएसएस के लोग सोशल मीडिया है, उनको तो सोशल मीडिया जो भी है आपके पहचान के, वो सोशल मीडिया को तो बोलो, हमारे जैसे लोगों को बोलने दो। बिल्कुल सही। हम आपको देश की असलियत बताएंगे, हम ना किसी को डरते हैं न। मैंने कहा, जब मैंने 90 में जस्टिस छोड़ी, ये समाज काम के लिए छोड़ी थी, मैंने रिसिग्नेशन दिया था, 47 साल की मेरी उम्र थी। मैंने क्या कहा था, मैं पुलिस को डरूंगा नहीं, जेल को डरूंगा नहीं, मरने को डरूंगा नहीं। और तब से काम शुरू किया, तब से मैं किसी को डरता नहीं। कई बार मैं जेल में गया, पुलिस कस्टडी में गया। बिल्कुल। मैं 80 साल की उम्र में भी सर आज मैं आप सबको वादा कर रहा हूँ। सर आज भी आप क्रांतिकारी हैं और ये क्रांति आप लेकर आएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है सर। ठीक है, जय भारत। जय भारत को सब भारत देश का नाम है जी। सब हिंदुस्तान करते हैं जी। हमारे दुर्भाग्य है कि हमें कोई टोकने वाला नहीं है कि उसके लिए संविधान समिति में चर्चा हुई, देश का नाम क्या होना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा होने के बाद ये भारत नाम पर वोटिंग हुआ और वोटिंग के बाद भारत नाम तय हुआ। लेकिन मुसलमान भी हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदू भी हिंदुस्तान बोलते हैं, सबको साले क्या मालूम है क्या हो रहा है। और जो मुस्लिमों में जो गुट्स है ना, इतने गुट्स है, मैं अभी सबको मिलता हूँ, सबको साथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मुस्लिम, आदिवासी और दलित यदि डट से साथ आते हैं तो हम
इस देश की सत्ता भी काबिज कर सकते हैं। इनमें से हर साल एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा, एक साल के लिए मुस्लिम, दूसरे साल के लिए आदिवासी, तीसरे साल के लिए दलित। साले इनको बोलेगा कौन? जी सर। और बोलने के लिए हमारे पास मीडिया नहीं, बोलने के लिए, इनको समझाने के लिए हमारे पास यंत्रणा नहीं। हम तो 2 समय के रोटी के लिए हम खुद मोहताज है, तो भी हम हमारा कद दिखाकर हमारी बात करते हैं। आपने मुझे मौका दिया, आपके साथ बात हुई, आपकी आवाज आती नहीं इसलिए मैं आपके सवाल सुन नहीं सका, तो भी जो आपके मन में था वो सब मैं बोल दिया हूँ। जय भारत। हाँ, बहुत सारी बातें सर आपने की और पूरे आज देश के हालात हमारे सामने रखे। आपने जो बात कही सर हिंदुस्तान और भारत की, हम यहाँ पर जनता से यही अपील करेंगे कि हिंदुस्तान बोलना छोड़ दे और हमारे देश को हमको भारत बोलना चाहिए, हम भारत बोले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद। जय जय हिंद।